हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ स्टडी विद SS सर। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर। टुडे आई विल टीच यू द चैप्टर ऑफ क्लास 10th लिटरेचर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द फोर्थ चैप्टर of English literature book from the diary of Anne Frank. Actually, this is the autobiography of Anne Frank. Anne Frank की ऑटोबायोग्राफी है। Anne Frank का पूरा नाम है Anneliese Marie Anne Frank। Anne Frank ये जब 13 years की थी, at the time of 13 years of her age, she started to write a diary, and after the death of her, the diary was published in 1947. This diary was published in 1947 by the efforts of her father, Mr. Otto Frank. Mr. Otto Frank इनके फादर थे और इन्हीं के एफर्ट से एनी फ्रैंक का जो ये रिटन डॉक्यूमेंट था इसको पब्लिश किया गया था 1947 में। बहुत ज्यादा एफर्ट किए थे इनके फादर ऑटो फ्रैंक ने, तब इनकी डायरी को पब्लिश करवा पाए थे। इनके डायरी के पब्लिशमेंट होने के बाद ये डायरी वर्ल्ड की मोस्ट फेमस रेड बुक बन गई थी। इतनी ज्यादा पूरे संसार में ये बुक पढ़ी गई थी, उससे पहले शायद ही कोई ऐसी बुक होगी जो इससे ज्यादा पढ़ी गई होगी। एक्चुअल में ये एनी फ्रैंक जो थी वो यहूदी धर्म से बिलोंग करती थी और यहूदी धर्म उस समय जर्मनी में और जर्मनी के पास ही नेदरलैंड में था। ये जो डायरी लिखी गई है एनी फ्रैंक के द्वारा, ये लिखी गई है 1942 से स्टार्ट हुई है और 1944 तक ये डायरी लिखी गई है एनी फ्रैंक के द्वारा। एंड दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, दिस इज द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ डे टू डे लाइफ। इस चैप्टर में इन्होंने क्या लिखा है और क्या बताया है हमें, और कैसे ये डायरी लिखना स्टार्ट करती हैं और क्यों लिखना स्टार्ट करती हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, चैप्टर तो हमारा आगे स्टार्ट होता है, लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर, ये पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है। ये जो फोटो यहाँ पर दिया गया है ये 10 अक्टूबर 1942 को लिया गया था। इसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। दिस इज अ फोटो, ये एक फोटो है। एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, ये वह फोटो है जैसा कि ये चाहती थी कि हर समय वह दिखूं, मैं हर समय वैसी ही दिखूं, टू लुक ऐसी ही दिखूं, उसी टाइप से ये फोटो लिया गया था। और इस फोटो में ये मुस्कुराती हुई नजर आती हैं। देन तभी कहती हैं आई वुड मे बी हैव अ चांस, शायद अगर जो मैं इसी टाइप से पूरे जीवन अपने रहूंगी तो शायद हो सकता है मेरे पास एक चांस हो, एक मौका हो टू कम टू हॉलीवुड। हॉलीवुड एक मूवी इंडस्ट्री है जहां पर इनका जाने का सपना था, तो ये इसीलिए इस फोटो को लेती हैं और सोचती हैं, ये इनकी हार्टली विश है कि हम अगर जो इसी प्रकार से जैसे इस फोटो में दिख रहे हैं इसी प्रकार से पूरे लाइफ रहेंगे तो शायद हमारे चांसेस बन जाएं हॉलीवुड में जाने के। तो यहाँ पर तो सिर्फ अपनी हर्ट की विशेष दिखाती हैं और हमारा जो चैप्टर है वो आगे से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पर चीजें पढ़ लेते हैं जो दी गई हैं। एनालीज मैरी एनी फ्रैंक, ये इनका पूरा नाम है। एनी फ्रैंक तो इनका अधूरा नाम है जो यहाँ पर दिया गया है, इसके पहले भी इनका 2 वर्ड और दिए गए हैं, एनालीज मैरी। तो एनालीज मैरी एनी फ्रैंक इनका पूरा नाम है। इनका जन्म हुआ था 12th of June 1929 को, 12th of June 1929 को, यानी कि 10 years बिफोर द वर्ल्ड वॉर
सेकेंड, इनका जन्म हुआ था 10 ईयर्स बिफोर द वर्ल्ड वार सेकेंड। वर्ल्ड वार जो सेकेंड स्टार्ट हुआ था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था 29 में हुआ था। इट मीन्स 10 साल पहले ही इनका जन्म हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड के। और इनकी जो मृत्यु दी गई है यानी कि डेथ डेट दी गई है वो फरवरी या मार्च में दी गई है 1945 में। फरवरी या मार्च 1945 में इनकी डेथ डेट दी गई है। ये एक्चुअल में यहाँ पर फरवरी और मार्च दो चीजें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी डेथ डेट जो थी वो कंफर्म नहीं थी कि ये एक्चुअल में फरवरी में इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं या फिर ये मार्च में चली जाती हैं। तो डेथ डेट इनकी कंफर्म नहीं थी, इसीलिए फरवरी या मार्च यहाँ पर लिखा गया है। ये एक जर्मन गर्ल थी, वाज अ जर्मन गर्ल थी, मतलब जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर मदर सब जर्मनी में रहते थे और ये जर्मन गर्ल, बॉर्न ज्विस गर्ल। इनका जो जन्म हुआ था वो ज्विस फैमिली में हुआ था। ज्विस फैमिली का मतलब होता है यहूदी धर्म से बिलोंग करने वाले जो लोग होते थे उन्हें ज्विस कहा जाता था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो ऐसे ही एक परिवार में हुआ था जो यहूदियों से बिलोंग करता था, अर्थात ये एक यहूदी गर्ल थी। हु रोट, जिन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, एक डायरी लिखी थी और जिस डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसी डायरी को लिखा था और कब लिखा था, वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जब ये छिप रहे थे, जब ये छिप रही थी विद हर फैमिली अपने परिवार के साथ एंड फोर फ्रेंड्स के साथ जब ये छिपती फिर रही थी तब फोर फ्रेंड्स और अपने परिवार के साथ जब ये छिपती फिर रही थी, कहाँ छिपती फिर रही थी, इन एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में जब छिपती फिर रही थी ये और इनके परिवार के साथ, अपने परिवार और इनके 4 मित्र थे उनके साथ जब ये छिपती फिर रही थी तभी इन्होंने इस डायरी को लिखा था। और वो समय था ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के समय की बात है, जर्मनी अपना कब्जा कर रहा था। जर्मनी कहाँ कब्जा कर रहा था, नेदरलैंड्स पर। तो उस समय जर्मनी नेदरलैंड्स पर कब्जा कर रहा था। उसी समय की बात है, इन्होंने लिखा था ये डायरी और वो टाइम था वर्ल्ड वार सेकेंड का। ये जो वर्ल्ड वार सेकेंड था ये 1939 में स्टार्ट हुआ था एंड इट लास्टेड 1945। ये जो वर्ल्ड वार था 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक ये वर्ल्ड वार चला था। और वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसी वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग जो जर्मनी था वो अपना ऑक्यूपेशन कर रहा था, मतलब कब्जा कर रहा था नेदरलैंड्स के ऊपर। तो उसी समय की बात है, जो इनका परिवार था वो एम्स्टर्डम में छिपता फिर रहा था। एम्स्टर्डम नेदरलैंड का ही एक शहर है, तो वहीं पर ये छिपते फिर रहे थे। और क्यों छिपते फिर रहे थे, एक्चुअल में इनके छिपने का एक विशेष कारण था। विशेष कारण ये था कि जर्मनी में जो नाजीज थे, जर्मनी में जो नाजीज थे वो नाजी यहूदियों से बहुत ज्यादा घृणा करते थे और नाजीज का जो मेन लीडर था वो था उस समय हिटलर। और हिटलर नाजीज को श्रेष्ठ मानता था और यहूदियों को बहुत ही निम्न मानता था। वो सोचता था कि यहूदी होने नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि यहूदी लोगों को भ्रमित करते हैं और अलग 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 उनके विचार थे। तो इसलिए वो क्या करता था, इनको जहां भी देखता था हिटलर और या उसकी आर्मी, वो मार देता था, यहूदियों को कत्ल कर देता था या फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज देता था। कंसंट्रेशन कैंप्स उस समय के वो कैंप्स होते थे जिन्हें सुधार गृह केंद्र कहा जाता था, तो उनमें भेज दिया जाता था। अगर जो यहूदी सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो वहीं पर पड़े पड़े मर जाते थे। तो ऐसे इस प्रकार से इन पर अत्याचार किया जा रहा था और ये अत्याचार जो हो रहा था मानवों पर, इसी अत्याचार के चलते ये नेदरलैंड के एक शहर में, क्योंकि ये यहूदी थे और नाजी लोग कब्जा कर रहे थे उस समय, तो इसीलिए
ये नेदरलैंड के एक शहर एम्स्टर्डम में छिपे हुए थे अपने परिवार के साथ। आगे लिखा हुआ है हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम। अब आगे बताते हैं जो एम्स्टर्डम था उसमें इनकी फैमिली जो थी वो कब गई थी। तो इनकी जो फैमिली थी वो एम्स्टर्डम को तब गई थी जब नाजी लोग पावर पा गए थे, गेन्ड पावर इन जर्मनी। जब जर्मनी में नाजी लोगों का पावर हो गया था। जर्मन ही कब्जा करता है नेदरलैंड पर। जर्मनी में पहले नाजीज का कब्जा नहीं था, लेकिन हिटलर के आने बाद वहां पर नाजीज का कब्जा हो गया था। तो नाजी लोग जर्मनी में कब्जा कर तो लिए थे, उसके बाद अपने कब्जे को एक्सटेंड करते हैं और नेदरलैंड तक ले जाते हैं, और नेदरलैंड में ही ये छिपते फिर रहे थे और वहीं पर ये पकड़ भी लिए जाते हैं। तो कहते हैं ये कब की बात है, ये एम्स्टर्डम कब गए थे, इनकी फैमिली जो थी वो एम्स्टर्डम कब गई थी। तो ये तब गई थी जब नाजी लोग पावर पा गए थे जर्मनी में। जर्मनी में जब नाजीज का पावर हो गया था, यानी कि पावर पा गए थे, यानी कि कब्जा कर लिए थे जर्मनी में, तब की बात है। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। लेकिन ये ट्रैप कर लिए जाते हैं, मतलब पकड़ लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं बंदी बना लिए जाते हैं या फंस जाते हैं। कब फंस जाते हैं, जब नाजीज का जो ऑक्यूपेशन था, जो कब्जा था, वो नेदरलैंड तक एक्सटेंड होकर पहुंच गया था। वही हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। जो नाजीज थे वो जर्मनी में सबसे पहले जर्मनी में ऑक्यूपेशन करते हैं। जर्मनी में ऑक्यूपेशन करने के बाद ये दूसरे नंबर पे कब्जा करते हैं नेदरलैंड पर, और इनकी फैमिली वहां पर जा चुकी थी नेदरलैंड। जब जर्मनी में कब्जा हुआ था नाजीज का, तो इनकी फैमिली नेदरलैंड में बस गई थी और एम्स्टर्डम में, नेदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में गई थी। और जब नेदरलैंड में भी इनका कब्जा हुआ, जब इनका ऑक्यूपेशन हुआ नाजीज का, तब ये फंस चुके थे वहीं पर। एज परसिक्यूशन, एज परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार, ऑपरेशन। तो जो ये अत्याचार हो रहा था अगेंस्ट द ज्विश पॉपुलेशन, जो ज्विश पॉपुलेशन के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा था वो और ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। नाजीज जितने भी कहीं ना कहीं से पा जाते थे यहूदियों को, यानी कि ज्विश को, उन सबको मार देते थे। तो उनका जो परसिक्यूशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इंक्रीज हो चुका था। तो जो फैमिली थी वेंट इनटू हाइडिंग, वो लगातार छिपती रही थी। इनका जो परिवार था वो लगातार छिपता रहा था। कहाँ छिपता रहा था, तो नेदरलैंड के ही एम्स्टर्डम में छिपता रहा था। लेकिन बात यह होती है कि कब तक किसी से छिपा जा सकता है, वही इनके साथ भी हुआ। ये परिवार तो पहले छिपता रहता है, हाइडिंग इन जुलाई 1942, 1942 तक जुलाई में इनका परिवार छिपता रहा था। 1942 वो टाइम है, एक्चुअल में ये जो कब्जा स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था 1940 से, यानी कि 1940 से ये ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ था। नाजीज का ऑक्यूपेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1940 से स्टार्ट हुआ था, और ये उसी समय से भागते फिर रहे थे, यानी कि 2 साल तक ये लगभग भागते रहते हैं, छिपते रहते हैं इधर उधर। कहाँ छिपते रहते हैं, यहाँ पर दिया गया है इन हिडन रूम्स। हिडन रूम्स मतलब छिपे हुए गोपनीय कमरों पे छिपते रहते हैं। इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, ओटो फ्रैंक्स जहां पर काम करते थे उसी ऑफिस की बिल्डिंग में कई कमरे होंगे, हिडन कमरे होंगे, वहीं पर ये छिपते फिरते रहते हैं। और कब तक छिपते रहते हैं, जुलाई 1942 तक। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, लगभग 2 साल की बात हो गई थी। 2 साल तक छिपते फिरते घूमते घूमते द ग्रुप वाज बीट्रेड, और अचानक से जो ग्रुप था उसको धोखा दे दिया गया, एंड और प्रकट हो गया, धोखा दे दिया गया और प्रकट हो गया। बीट्रेड का मतलब होता है धोखा दे देना। तो पहले इस ग्रुप को धोखा दिया गया, और धोखा दिया गया तो इसको पकड़ लिया गया, और जब इस ग्रुप को पकड़ लिया गया तो इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट मतलब भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, टू द कंसंट्रेशन कैंप सेंटर।
कंसंट्रेशन कैंप सेंटर में भेज दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी का जिक्र किया था, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप वो कैंप्स थे जहां पर लोगों को सुधार के लिए भेजा जाता था। और ये कौन से लोग थे? ये जिस धर्म से बिलोंग करने वाले लोग थे, उन्हीं को इन कैंप्स में भेजा जाता था। और पहले तो इनको वहां पर सही होने का थोड़ा सा मौका दिया जाता था, इन्हें वहां सताया भी जाता था, पनिशमेंट भी दिया जाता था। और इसके बावजूद अगर जो ये नहीं मानते थे तो वहीं पर ये धीरे धीरे कष्टों से मर जाते थे। तो वही ये कंसंट्रेशन कैंप थे जो हिटलर के द्वारा बनाए गए थे जर्मनी में। वेयर जर्मनी के साथ साथ इनको और भी कई जगहों पर बनाया गया था, जैसे कि नीदरलैंड में भी बनाया गया था। वेयर एनी डाइड, जहां पर एनी डाई हो जाती है ऑफ टाइफस। टाइफस नाम की एक बीमारी से एनी डाई हो जाती है। और ये कहां पर डाई होती है? इन बर्जन बेल्सन। बर्जन बेल्सन, बर्जन बेल्सन ऐसे ही एक कंसंट्रेशन कैंप का नाम है। जिस प्रकार के कंसंट्रेशन कैंप में इन लोगों को रखा जाता था, उसी कंसंट्रेशन कैंप में टाइफस नाम की बीमारी से ये मर जाती हैं, एनी मर जाती हैं। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। इनकी सिस्टर थी, एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था मार्गरेट फ्रैंक। ये मार्गरेट फ्रैंक के मरने के कुछ ही दिन बाद बर्जन बेल्सन कैंप में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां तक हमको ये चीजें क्लियर हुई हैं कि जर्मनी का जो ऑक्यूपेशन नाजीज का था वो पहले जर्मनी में होता है। जर्मनी के बाद ये ऑक्यूपेशन बढ़ता है, यानी कि कब्जा बढ़ता है, नेदरलैंड तक पहुंचता है। और नेदरलैंड में क्या होता है कि जितने भी यहूदी छिपे हुए थे वो पकड़ लिए जाते हैं और इन्हें भेज दिया जाता है कंसंट्रेशन कैंप में। और कौन से कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है? तो बर्जन बेल्सन नाम के कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है। कहां पर था? तो बर्जन बेल्सन नाम का एक छोटा सा गांव था, उसी गांव के पास इस कैंप को बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम भी बर्जन बेल्सन रखा गया था, बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप। तो हुआ क्या उसके बाद? जब मार्गरेट भी मर गई और ये भी मर गई, हर फादर, तो इनके जो फादर थे ओटो फ्रैंक, वो इकलौते सर्वाइवर बचते हैं, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। ऑफ द ग्रुप का मतलब है जो इनके 4 फ्रेंड थे, इनके पापा थे और एनी फ्रैंक थी और उनकी बहन थी मार्गरेट फ्रैंक। ये सब के सब पूरे ग्रुप में केवल इनके फादर बचते हैं जीवित और बाकी सब के सब मर जाते हैं। आगे कहते हैं रिटर्न टू एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम को फिर से वापस आ जाते हैं। कब वापस आते हैं? आफ्टर द वार एंडेड। जब जो वार चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। वर्ल्ड वार सेकेंड कहां तक चलता है? ये चलता है 1945, 1945 तक। 1945 में जब इंड हो जाता है ये वर्ल्ड वार, तो इनके जो पिताजी थे वो एम्स्टर्डम को फिर से वापस आते हैं, जहां पर ये पहले से छिपे हुए थे, हाइडिंग थे। वहीं पर ये फिर से आते हैं टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और इनको ये पता चलता है या ये पाते हैं कि जो डायरी मेरी बच्ची लिख रही थी उस समय, वो बच गई है। कन्विंस्ड दैट कि इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। ये विचार करते हैं ये एक अद्वितीय रिकॉर्ड है। अद्वितीय रिकॉर्ड इसे इसलिए बोला गया है, यूनिक रिकॉर्ड इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ पर लिखी गई थी। जितना भी एनी फ्रैंक दिन भर में जो कुछ देखती थी, जो कुछ महसूस करती थी, वो सब अपनी डायरी में लिखती जाती थी, इसलिए इसे यूनिक रिकॉर्ड बोला गया है। He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। तो इन्होंने सोचा कि मैं इसे पब्लिश करवाऊं, और किसके नाम पर पब्लिश करवाऊं? तो अंडर द नेम ऑफ, क्या नेम रखा? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम के तहत इस बच्ची की, छोटी बच्ची की डायरी को पब्लिश करवाया जाए इंग्लिश में। तो ऐसा ये विचार करते हैं, ऐसा ये मानते हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक। और ये अब बात करते हैं, डायरी तो पब्लिश हो जाती है
1947 ये जो डायरी है वो 1947 में पब्लिश कराई जाती है। और अब बताते हैं कि ये जो डायरी थी ये इनको एक्चुअल में मिली कब थी। तो ये डायरी जो मिली थी वाज गिवन टू एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक को दी गई थी फॉर हर 13th बर्थडे, जब ये 13 साल की हुई थी। एनी फ्रैंक जिस साल 13 साल की हुई थी और वो डेट थी 12 जून 1942, यानी कि 12th ऑफ जून 1942। 12th ऑफ जून 1942 को जब इनका बर्थडे था, तो बर्थडे प्रेजेंट पर इनको ये जब डायरी दी जाती है तो उसी दिन से ये लिखना स्टार्ट करती हैं क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है तिथि के रूप में लिखा गया कुछ तिथि के रूप में लिखा गया मतलब है कि डेट वाइज, जब डेट वाइज किसी चीज को लिखा जाता है तो उसे क्रॉनिकल कहा जाता है। तो इनका ये जो इवेंट था, ये जो घटनाएं लिखती थी, इवेंट जितने भी लिखती थी वो क्रॉनिकल्स होते थे, मतलब तिथि के रूप में लिखती थी। जैसे आज की घटना है तो आज लिखा, कल की घटना है तो कल की डेट डालकर लिख दिया, परसों की घटना है तो परसों की डेट डालकर लिख दिया। तो इस प्रकार से ये लिखती गई थी ऑफर लाइफ, अपने जीवन में जितने भी इवेंट्स इनके होते गए थे, कब से, फ्रॉम 12th जून 1942। 12th जून 1942 से जितने भी चीजें इनके जीवन में घटित हुई थी वो सब के सब तिथि वाइज यानी कि डेट वाइज ये लिखती चली जाती हैं, इसीलिए इसे क्रॉनिकल बोला गया है। तो लिखती चली जाती हैं और कब तक लिखती हैं, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री, इसकी जब तक फाइनल एंट्री नहीं हो जाती है। और ये फाइनल एंट्री कब की है, ऑफ 1 अगस्त 1944। इनकी फाइनल एंट्री जो डायरी की फाइनल एंट्री है ये 1 अगस्त 1944 की है। ये कब से लिखना स्टार्ट करती हैं, फिर से देख लीजिए, 12 जून 1942 से लिखना स्टार्ट करती हैं और कब तक लिखती हैं, 1 अगस्त 1944 तक, यानी कि लगभग 2 साल के ऊपर की बातें ये लिखती हैं। इट वॉज एवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। इस डायरी को ट्रांसलेट किया गया था, जो इसकी ओरिजिनल डच लैंग्वेज थी उसी ओरिजिनल डच लैंग्वेज से मेनी लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया था। एंड बिकेम, और ये डायरी जब पब्लिश हुई थी उसके बाद ये बन गई थी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। तो जो बहुत ही ज्यादा संसार में फेमस बुक्स थी उन्हीं में से, जिनको सबसे ज्यादा पढ़ा गया था उन्हीं में से ये एक डायरी भी बन जाती है कि जिसको संसार में बहुत ज्यादा पढ़ा गया था। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, कहते हैं इसी डायरी के ऊपर कई फिल्म्स बनाई जाती हैं। टेलीविजन ड्रामा वगैरह बनाए जाते हैं, टेलीविजन टेलीकास्ट करने के लिए, टेलीविजन पर टेलीकास्ट करने के लिए एक्ट वगैरह बनाए जाते हैं। थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, और इसके ऊपर थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी होते हैं, मतलब थिएटर में प्ले करने के लिए भी कुछ आइटम्स बनाए जाते हैं इसी डायरी के ऊपर। एंड इवन एन ओपेरा, और यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बनाया जाता है। ओपेरा क्या होता है, ओपेरा एक म्यूजिक के फॉर्म में किसी भी इवेंट को या फिर किसी स्टोरी को या फिर किसी चीज को गाकर या फिर डायलॉग के रूप में जब प्ले किया जाता है, मतलब सिर्फ म्यूजिक के फॉर्म में उसे जब बोला जाता है तब हम उसे ओपेरा कहते हैं। तो ओपेरा भी इस पर एक बनाया गया था, बेस्ड ऑन द डायरी, डायरी के बेसिस पर इन चीजों को बनाया गया था। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ, इससे डिस्क्राइब किया गया था वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। इस डायरी को ये डिस्क्राइब किया गया था, मतलब इस डायरी के बारे में बताया गया था कि जो वर्क है वो एक मैच्योर और इनसाइटफुल माइंड का वर्क है। मतलब इस वर्क को कोई साधारण वर्क ना समझा जाए, ये एक मैच्योर वर्क है, मैच्योर पीपल का वर्क है। मैच्योर का मतलब होता है कि बहुत ही परिपक्व, मतलब अपने क्षेत्र में बहुत ही कुशल, ऐसे व्यक्ति का ये वर्क है। और इनसाइटफुल माइंड का वर्क है। इनसाइटफुल मतलब होता है दूरदर्शी दिमाग वाला व्यक्ति, तो दूरदर्शी सोच रखने वाले ऐसे व्यक्ति का ये वर्क है। ये कभी किसी छोटे बच्चे के वर्क के रूप में इसे डिस्क्राइब नहीं किया जाता है, ये डिस्क्राइब किया जाता है एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इनसाइटफुल
माइंड के रूप में इसे डिस्क्राइब किया जाता है। एंड द डायरी प्रोवाइड्स, और ये जो डायरी है ये हमको प्रोवाइड करवाती है। प्रोवाइड मतलब हमको किसी भी चीज का ज्ञान देती है। किसका ज्ञान देती है? एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। जब नाजीज का ऑक्यूपेशन हो रहा था तो डेली लाइफ के बारे में एक एग्जामिनेशन, एक परीक्षा के रूप में हमको हर चीज वहां की अवगत कराई जाती है, मतलब उनके बारे में हमको बताया जाता है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड एंड सक्सेस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक बन गई हैं, क्या बन गई हैं? वर्ल्ड की फेमस, रिनोव्ड, रिनोव्ड मतलब है बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस बन गई हैं और बहुत ज्यादा तर्क जिन पर किया जाता है, ऐसी विक्टिम बन गई हैं। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, तो ऐसी पीड़िता ये बन गई हैं जो उस हॉलोकॉस्ट की एक जीती जागती गवाह थी। और होलोकास्ट का मतलब होता है प्रलय, एक विनाश, मानवों का जिसमें विनाश किया जाता है, मानवता का जिसमें विनाश किया जाता है, उसे हम होलोकास्ट कहते हैं। तो ऐसे ही होलोकास्ट की ये पीड़िता थी और जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। ये तो एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जिसमें इनकी डायरी के बारे में बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है, और थोड़ी सी जानकारी हमको हमारे हिस्ट्री की भी दी गई है कि किस प्रकार से यहूदियों पर अत्याचार हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में, जो नाजीज ने किया था। अब आगे जो स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है डायरी। तो एक डायरी का छोटा सा पार्ट लिया गया है उसी डायरी से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और ये लिखना स्टार्ट करती हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। लिखना स्टार्ट करती हैं कि डायरी लिखना, राइटिंग इन अ डायरी, एक डायरी में लिखना, इज अ रियली स्ट्रेंज, वास्तव में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंज मतलब अजीब, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एक अजीब अनुभव है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए। डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज, कहते हैं ये केवल इसलिए नहीं है क्योंकि आई हैव नेवर रिटन, ये केवल इसलिए नहीं है कि मैंने कभी नहीं लिखा है एनीथिंग बिफोर, मैंने कभी नहीं लिखा है कुछ भी एनीथिंग बिफोर, इससे पहले मैंने कभी कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए ही केवल ये एक अजीब बात नहीं है, बट आल्सो, ये इसलिए भी अजीब बात है बिकॉज इट सीम्स, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है टू मी, मुझे, दैट की लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। बट इसलिए कहती हैं ये बात क्योंकि इनको ऐसा प्रतीत होता है कि लेटर ऑन नाइदर आई, कि बाद में ना तो मैं और ना ही कोई दूसरा, एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड होगा इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स का मतलब होता है विचार, थॉट, थिंकिंग, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, एक किसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा? विचारों में, ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, जो 13 साल की एक छोटी स्कूल गर्ल है, वो जब किसी भी चीज को लिखेगी तो बाद में क्या होगा कि ना तो वो इंटरेस्टेड होगी उन चीजों को पढ़ने में और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा, जो विचार वह गर्ल, छोटी सी गर्ल अपनी डायरी में प्रस्तुत करेगी। तो इसलिए वो कहती है कि एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। ओह वेल, ओह वेल, ठीक है, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, कोई पढ़े ना पढ़े, मुझे भी ये चीज अच्छी लगे या मुझे इंटरेस्ट हो या दूसरे को इंटरेस्ट ना हो, इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है। इट डजंट मैटर, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा तो मन कर रहा है राइटिंग करने का, और जब मेरा मन कर रहा है तो मैं लिखूंगा। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी बड़ी जरूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, किसकी जरूरत है? कि मैं अपने हर प्रकार की चीजों को ऑफ माई चेस्ट, जितने भी मेरे चेस्ट में, अर्थात जो मेरी सीने में चीजें दबी हुई पड़ी हैं, उन सभी को मैं लिख कर प्रस्तुत कर दूं, ये मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये मैटर ही नहीं करता है
कि कोई उनमें इंटरेस्ट रखेगा या नहीं रखेगा, मुझे भी बाद में कोई इंटरेस्ट होगा पढ़ने में या नहीं होगा, इस चीज का कोई मैटर ही नहीं करता है। बस मेरा मन कर रहा है लिखने का तो मैं लिखूंगी, क्योंकि मैं अपने हृदय की सभी बातों को लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं लिखूंगी। आगे बताती हैं, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के तुलना में पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है। अर्थात लोगों की अगर जो तुलना हम कागज से करें तो कागज में ज्यादा धैर्य होता है। ये एक कहावत है, ये एक सेइंग है, एक विचार है। तो इसी विचार के बारे में ये सोचती हैं। और कब ये सोचती हैं तो कहती हैं, ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय chin in my hands, bored and listless, wondering whether it whether to say in or go out। ये तब की बात है, तब ये ऐसा विचार करती हैं, ऐसा सोचती हैं, इस कहावत के बारे में इस प्रकार से ऐसे सोचती हैं कि लोगों के अंदर कम पेशेंस होता है, कम धैर्य होता है पेपर की तुलना में। ये कब ऐसा सोचती हैं, एक दिन की बात है, उन दिनों की बात है जब ये बैठी थी। कैसे बैठी थी? अपने चिन को, चिन का मतलब होता है ये बॉडी पार्ट होता है, इसे ऐसे लेकर बैठ जाती थी कभी-कभी घर पे। और घर पे ये बैठी होती थी और ऐसे ही चिन को अपने हाथों में लेकर बैठी होती थी और डिप्रेस्ड होती थी, उदास होती थी, बोर्ड होती थी, परेशान होती थी। लिस्टलेस मतलब ऊर्जा रहित होती थी। जिस व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का ऊर्जा नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है बाहरी चीजों में, उसे हम लिस्टलेस बोलते हैं। वॉन्डरिंग और विचार कर रही होती हैं, वेदर किस चीज का विचार कर रही होती हैं, टू स्टे और गो आउट, कि मैं घर के अंदर रहूं या फिर घर के बाहर रहूं। उन दिनों की बात है, मैंने इस चीज के बारे में सोचा और तभी मैंने लिखना स्टार्ट किया। आई फाइनली स्टेड, और मैं फाइनली घर पे ही रुक गई। वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहां पर मैं ब्रूडिंग करने लगी। ब्रूडिंग का मतलब होता है विचारों में खो जाना, अपने थॉट्स में खो जाना। एक्चुअल में इसका मीनिंग सोच होता है, तो सोच में मग्न हो जाना। तो सोच में जब मग्न हो गई घर पर रुककर, और जब ये सोच में अपने मग्न हो गई, यस, और फिर से सोचती हैं वही बात, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में। एंड सिंस, और चूंकि आई एम नॉट प्लानिंग, मैं प्लानिंग नहीं कर रही थी टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि किसी को भी मैं पढ़ने दूंगी दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक। ये स्टिफ्ड बैग जो नोटबुक है, स्टिफ्ड बैग नोटबुक का मतलब होता है जिसके जो कवर पेजेस होते हैं, मतलब ऊपरी का जो कवर पेज होता है वो बहुत ही मोटा हो, यानी कि गत्ते का बना हुआ हो, उसे ही हम स्टिफ्ड बैग्ड नोटबुक कहते हैं, अर्थात डायरी। तो ग्रैंडली जिसे रेफर करते थे डायरी, एज अ डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिग डिफरेंस, तो शायद कोई तब तक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तब तक मैं अपने विचार जो हैं वो डायरी के साथ शेयर कर सकती हूँ और आराम से पेपर पे लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा यह मानना था कि पेपर के पास बहुत ज्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में। इसीलिए तब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है, तब तक मैं इसी डायरी पर लिखूंगी और अपनी मन की बातों को शेयर करूंगी पेपर से। आगे बताती हैं, नाउ आई एम बैक, और अब मैं वापस आ जाती हूँ टू द पॉइंट, उसी अपने पॉइंट पर, दैट प्रॉम्प्टेड, जिसने मुझे आकर्षित किया था, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे आकर्षित किया था एक डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, अपने जीवन में पहले स्थान पर। ऐसे पॉइंट पर आ जाती हैं, अपने पुराने पॉइंट पर आ जाती हैं कि जिसने इसे इन्हें प्रॉम्प्ट किया था, आकर्षित किया था कि फर्स्ट प्लेस पर, क्योंकि इनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इसीलिए फर्स्ट प्लेस पर अपने जीवन में एक डायरी रखना चाहती हैं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इसीलिए ये सबसे पहले अपने जीवन में फर्स्ट प्लेस पर डायरी को ही रखना चाहती हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियर, और आगे बताती हैं कि मुझे इसे बहुत अच्छे से क्लियर करने दीजिए। सिंस, क्योंकि नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट
अ 13-year-old गर्ल की 13 साल की एक लड़की इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, इस संसार में पूर्ण रूप से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी विश्वास नहीं करती हूँ इस चीज पर। आई हैव लविंग पेरेंट्स, क्योंकि मेरे पास लविंग पेरेंट्स थे। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की बड़ी बहन थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग ऐसे थे। आई कैन कॉल देम फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र कह सकती थी। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट, मेरे पास एक फैमिली थी, लविंग आंट्स थी, एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर भी था। नो ऑन द सरफेस, और ऊपर की बात अगर जो बताएं, आई सीम, ऐसा मुझे महसूस होता था टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल एक चीज को छोड़कर मेरे पास सब कुछ था। और वो एक चीज, कौन सी चीज इनके पास नहीं थी? वन ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र इनके पास नहीं था। ऐसे ही चीजों को ये बताती रहती हैं, और चीजें और आगे क्लियर करते हुए कहती हैं कि ऑल आई थिंक, जो कुछ भी मैं सोचती हूँ, अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जो कुछ मैं सोचती हूँ जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, वो फ्रेंड्स जिन्हें वो लगभग 30 नंबर में थे, जब मैं उनके साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम, तो वो समय मेरा बहुत अच्छा होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं ला सकती हूँ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात के बारे में बात करने के लिए, वो भी सेल्फ मतलब स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में बात करने के लिए फिर भी वो अपने आप को नहीं ला पाती हैं। बट ऑर्डिनरी डे एवरीथिंग्स, बस ये किस चीज के बारे में बात कर पाती हैं? ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी जो सामान्य चीजें दिन में घटित होती हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कर पाती हैं। और ये अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता पाती हैं, बिकॉज क्योंकि ये बिलीव करती हैं कि इनमें से जितने भी मेरे मित्र हैं, ये इनमें से कोई भी ऐसा मित्र नहीं है जो मेरा ट्रू फ्रेंड हो। वी डोंट सीम, ऐसा मैं कतई नहीं प्रतीत करती हूँ, ऐसा मुझे कतई नहीं महसूस होता है टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, ऐसा मुझे कतई नहीं प्रतीत होता है कि मैं किसी के भी बहुत ज्यादा क्लोजर हो जाऊं। मुझे ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि मैं किसी के ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोजर हूँ, बहुत ज्यादा पास हूँ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी, शायद इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइंड, कि मैं किसी पर कन्फाइंड नहीं कर पाती हूँ। कन्फाइंड का मतलब होता है विश्वास करना, एक ऐसा पर्सन जिस पर विश्वास किया जा सकता है। टू टेल पर्सनल थिंग्स, अपनी पर्सनल चीजों को बताया जा सकता है। प्राइवेटली टू पर्सन दैट वन ट्रस्ट, जिस पर विश्वास किया जाता है, ऐसा व्यक्ति जिस पर मैं विश्वास कर सकूं, शायद ऐसा पर्सन मेरे पास नहीं है। इसीलिए, और ये इसमें अपनी ही गलती बताती हैं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पाती हूँ इन ईच अदर, एक दूसरे में। इन एनी केस, किसी भी कारणवश। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, और इसीलिए चीजें ऐसी हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश ये चीजें चेंज होने वाली भी नहीं है। क्यों नहीं चेंज होने वाली है? क्योंकि इन्हें एक सच्चा मित्र नहीं मिल रहा है। और सच्चा मित्र ना मिलने का कारण क्या है? क्योंकि ये बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाती हैं एक दूसरे पर। दिस इज वाई, और इसी कारणवश आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसी कारणवश ये डायरी लिखना स्टार्ट कर देती हैं। टू इनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, ये जो इमेज थी, इस इमेज को इनहांस करने के लिए, इनहांस मतलब और ज्यादा एलोबरेट करने के लिए, और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इमेज को बताने के लिए, जिसका ये बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना इनके माइंड में थी, जिसकी कल्पना इनके दिमाग में चलती रहती थी, वही इनका ये लंबा, जिसका बहुत ज्यादा समय तक इन्होंने इंतजार किया, वही इनका ये फ्रेंड है। और उसी फ्रेंड को ये डायरी बोलती हैं यहाँ पर। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है लिखना। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ लिखना द फैक्ट्स,
वो फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती हूँ इन दिस डायरी, इस डायरी में मैं फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती हूँ। द मोस्ट पीपल वुड डू, जिस प्रकार से, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस प्रकार से सारे लोग लिखते हैं, मैं उस प्रकार से डायरी में केवल और केवल फैक्ट नहीं लिखना चाहती हूँ। बट मैं लिखना क्या चाहती हूँ, आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है ये मेरी फ्रेंड बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड, और मैं इस फ्रेंड को एक नाम देने जा रही हूँ, और नाम क्या है इसका, किटी। इस प्रकार से ये चीजों को क्लियर करती हैं और बताती हैं कि जब तक मेरे पास एक फ्रेंड नहीं है, सच्चा फ्रेंड नहीं है, तब तक मैं इसी डायरी को अपना इमेजिनेटेड फ्रेंड बना लेती हूँ और उसी में सारी चीजें मैं लिखूंगी, और उस फ्रेंड को नाम दे देती हैं किटी। यहां तक ये चीजों को इस प्रकार से क्लियर करती हैं, और इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।